और ये दोनों आदमी झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये दोनों आदमी, शुरुआती दौर में खान साहब के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि भाई गोली चली, नहीं बोलना चाहिए, स्लिप ऑफ टंग ही सही नहीं करना चाहिए। अब ये भी आवेग में आके बोले कि मेरे भाई का मारा, हमको जेल में मारने की साथ सरासर गलत और झूठा है। रोशन जी का ये बयान लोगों को, बहुत लोगों को सजग हो गया, भाई हिंदू मुस्लिम का करने का क्या जरूरत है कि हम सनातनी हिंदू हैं क्या? तो हिंदू हैं तो एक चीज़ हमारा है कि अगर हिंदू की बात कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कोई शहीद नहीं हुआ, कोई ऐसा तो नहीं कि हिंदुत्व के कौम की लड़ाई थी। यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई को धर्म का कलर दिया जा रहा है, जो लोगों को समझना होगा। बातें होती हैं खान सर से, आपने नहीं की अभी कि हमने पहल कहा करें अभी हमने कहा है दोनों पक्षों को कि पहल करिए। इसके तीसरा आदमी जो है सो आपको उलझा रहा है। जेल से निकलते ही रोशन आनंद ने जो है खान सर पे बड़ा इल्जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि उनके भाई की मौत के पीछे जो है खान सर का हाथ है। क्या खान सर की मुसीबतें बढ़ सकती हैं? क्या खान सर को जेल जाना पड़ सकता है? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती जी हैं। सर, कैसे देखते हैं, क्या खान सर की मुसीबतें बढ़ गई हैं? देखिए, मुसीबतों का दो तरीके से, एक कानूनी दबाव और एक होता है सामाजिक दबाव। तो निश्चित तौर पर इस पूरे प्रकरण में अभी जो ये टारगेट में खान साहब आ गए, कल तक जो खान सर थे आज फैजल खान के नाम से जाने लगे हैं, तो मुसीबत तो बढ़ा है। और बहुत लोग ये चाहते भी थे। दो तीन कारण हैं उनके, जो अधिकतर लोगों का देखिएगा, चाहे वो सोशल मीडिया के यूट्यूबर चैनल्स हों या मेन स्ट्रीम के मीडिया के लोग हों, आखिर क्यों उनका उद्देश्य ये है कि उनका इंस्टीट्यूट चले नहीं चले उस पर मैटर नहीं चलता है, उनकी छवि को ख़राब करने का एगो है कि उसका नोशन को ख़राब कर दो। सबसे पहले कि जितना बड़ा, जैसे लग रहा है कि सबसे बड़ा अपराधी वो है खान साहब। भाई कौन सा अपराध उनके इंस्टीट्यूट पर मान लीजिए लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, आवेदन दिया, पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई करके गिरफ्तार कर दिया, तो इसमें इनका क्या कमी हो गया? आप ही पर या मेरे ऊपर ही या आप ही के ऊपर कोई हमला हो तो थाना को खबर करिएगा। पुलिस ने कार्रवाई करके जेल भेजी, तो फिर इनकी क्या कमी है? वो भी केस किए, दोनों तरफ से केस हुआ, नंबर वन। नंबर सेकंड, इसके पीछे की कहानी समझिए कि खान साहब के छवि को खराब करने में सभी लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं। यूट्यूब के जितने भी चैनल वाले हैं उन लोगों का एक गिरभांस है। दो बातें, कुछ लोगों का कहना है कि सर हम लोग उनको वो बाइट नहीं देते हैं। हमने पूछा खान साहब से कि आप बाइट नहीं देते हैं, भाई आपका तो विरोध करेगा वो। तो उनका कहना कि सर देखिए हमारा खुद का चैनल है, पढ़ाने लिखाने वाला काम करते हैं, तो उस पर हम यदि कोई बात बोलते ही हैं तो हम कैसे उस चीज़ को हम शेयर करेंगे, हमारी मजबूरी है, नंबर वन। नंबर सेकंड कि हमने कहा कि आप कुछ चैनल वाले का, अब कुछ चैनल को नहीं दिया, प्रतिशोध में बड़ा बड़ा चैनल जो है उनका नहीं, इनको हम औकात में ला देंगे, उसको घमंड तोड़ देंगे, इस सब से निगेटिव चलाया। तो उन लोगों ने आरोप लगाया कि सर ये चैनल उड़ा देते हैं। हमने इस बात पर भी रहा कि आप पर आरोप ये भी है कि आप चैनल उड़ा देते हैं। तो उस बात पर इनका कहना कि हमारा जो मान लीजिए कोई विरोध करता है विदाउट एनी रीजन, तो सब आदमी का अपना अपना लिबर्टी रहता है, रिपोर्ट करना, ये करना, तो वो सब चीज़ें हुआ। तो उन लोगों का, यूट्यूबर्स का नाराज़गी का एक रीज़न है। दूसरी बात, जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को लगता है खान साहब के आगे, नाम के आगे जनरल कंपटीशन में भी सब बौना पड़ गया, तो उन लोग अलग से एक फोर्स काम कर रहा है इसके नाम को ख़राब कर दो। दो कारण हो गया। तीसरा कारण, जब से ये मेडिकल वाले में आ गए तो जितने डॉक्टर और बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले लोग हैं, इन लोग भी इनके खिलाफ करने लगे कि भाई, कहने लगे इनका बहुत कम टाइम में हॉस्पिटल वाला जो है चैरिटी वाला नाम करने लगा, तो बहुत जल्दी पॉपुलरिटी मिली उस एरिया में भी, लोग कप आ गए, तो उन लोग भी साजिश होने लगा। और सबसे बड़ा बात है कि अंजना ओम कश्यप पर ये इनका प्रहार था। अंजना ओम कश्यप साधारण व्यक्ति नहीं है, वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के साथ उठना बैठना जिस व्यक्ति का हो, आपको लगता है कौन ऐसा ऑफिसर, कौन ऐसा विभाग में जहाँ पर अंजना ओम कश्यप का अप्रोच ना हो? और वो लोग जब हमला करते हैं ना तो डायरेक्ट नहीं, चूँकि आमने सामने की लड़ाई हो गई थी। अंजना ओम कश्यप से टकराने के लिए अभी जितनी तैयारी इनके पास चाहिए था, जितनी मजबूती, वो नहीं था। अंजना ओम कश्यप अभी जो चाहते हैं वही होता है इंडिया में, आप समझ लीजिए। अब वहाँ पर उन लोग क्या कहते हैं, बहुत रणनीति के साथ चलता है कि उनको पता है कि चाणक्य नीति है कि शत्रु को अगर हराना हो तो उसके कमज़ोर पक्ष पर प्रहार करो, ना कि मजबूत पक्ष पर। तो वो लोग डायरेक्ट नहीं, राजनीति का मतलब होता है राज करो तब नीति बनाओ। तो राज इसमें ये रखा गया कि दोनों को क्या कमज़ोर पक्ष, मजबूत पक्ष है कि पॉपुलर है। ये कमज़ोर पक्ष ये था कि ये प्रतिद्वंदिता इनके साथ बहुत दिनों से रोशन जी के साथ था। उधर अंजना ओम कश्यप के साथ घटना ही चला था, रात में पत्थरबाजी क्यों हुआ इनके इंस्टीट्यूट पर, किसके इशारे पर ये सब काम हुआ। आप जब बहुत बारीकी से चीज़ों को देखेंगे तब पता चलेगा कि ये देख रहे हैं वो चीज़ तो था ही नहीं, अंदर से कुछ और था।
जैसे सिनेमा में आप देखते हैं ना, कहानी होते होते सारी कहानी हो रही है, कोई तीसरा शक्ति है जो इन दोनों को उलझा कर बहुत बड़ा काम करना चाह रहा है और उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसको लोग नहीं समझ पा रहा है। लेकिन सर इससे घर का चिराग बुझ गया सर। चिराग बुझ गया, आप समझिए ये एक महज संयोग है, कुसंयोग कहिए, दुर्भाग्यपूर्ण कहिए, घटना यही है। अब आप समझिए कि नेपाल में जो उनके जो दोस्त हैं उनके बयान से ज़िंदगी और मौत का कोई ठीक नहीं है। हम और आप बात करें किसके साथ, कब कल को डेट में हमारे साथ कुछ हो जाए, आप ही के साथ तो तीसरा, इसका मतलब नहीं है कि हम दूसरे को झूठा मुकदमा में फंसा दें। सच्चाई का साथ, अगर अभी तक रोशन जी को लोगों का समर्थन मिल रहा था क्योंकि वो उनको लगा कि ये निर्दोष हैं, इनको जेल नहीं जाना चाहिए, इस बात के हम भी समर्थन में हैं कि जल्दबाजी, मैंने डे वन से कहा कि पुलिस के लापरवाही और जल्दबाजी की वजह से वो जेल गए, इसमें जाना ही नहीं चाहिए था रोशन जी को जेल, क्योंकि मुझे लगा कि इनके साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हुआ तो लोगों ने सिंपैथी दिया। जेल से निकलते ही जब ये 2 बयान दिए कि हमको जेल में भी मारने की साजिश किया गया था, हमारे भाई का हत्यारा ये है, मौत नहीं हत्या हुई है, ये चीज़ मुझे व्यक्तिगत कन्विंसिंग नहीं लगा और वो उसमें परिस्थितियाँ मुझे नहीं लगा कि ऐसी परिस्थितियाँ थी। जेल में किसी व्यक्ति के, अब कानूनी बात समझिए कि जेल में किसी व्यक्ति पर हमला होगा, हत्या का साजिश होगा, तो सबसे पहले वो अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में पिटीशन दिलवाता है कि हमको खतरा है, जेल शिफ्ट कर दिया जाता। अगर बेऊर में थे तो उनको फुलवाड़ी भेज दिया जाता, या जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर को लोग रिटेन में आवेदन देता है कि सर हमको खतरा है, क्या वो दिया गया? नहीं, जेल से निकल गए तब आप करें खतरा है, उस पर तो फिर भी जेल विभाग अलग से नोटिस इनको भेजेगा। वो तो कह रहे हैं कि अंदर जो खान सर के गार्ड थे वो बोले कि मैनेज कर लो नहीं तो बुरा होगा। अब वही बात का, इस बात का उसको जेल से धमकी दिया गया गार्ड के द्वारा, ये बात उनको तुरंत में रिटेन में कंप्लेन कर देना चाहिए, वो तो किए नहीं, मौखिक बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, वहाँ पर जो साथ में रहने वाला व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं वो बीमार थे, लंबी लंबी सांसें ले रही थी, और उसमें टेक्निकल बात समझिए, यहाँ का सच्चाई है, सच्चाई बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से मैं नहीं बोलता हूँ। आप जब नेपाल के बॉर्डर से, इंडिया के बॉर्डर से नेपाल की तरफ जाएंगे, जोगबनी से जब उधर बढ़ते हैं, चूँकि हम लोगों के पास इसलिए सबका खबर होता है कि हम लोग कोर्ट में चोर डकैत बेईमान फ्रॉड माफिया इन लोगों का आना जाना, वो लोग सब बात अपनी बताता है। आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक दुकानें सस्ती है, जैसे ही जाएंगे तो शराब का, दारू का ये रहता है। लोग इंडिया से जाने के बाद वहाँ पर, बिहार से जाने के बाद टूट पड़ते हैं, जैसे लगता है कि बरसों का भूखा शेर हुआ और उसको शिकार मिल गया हो। जैसे पीने लगेगा तो पीने का ओवरडोज बहुत लोगों का, ये कोई पहली बात थोड़े हुआ है। अभी वहीं का एक जगह का है, मधुबनी जिला का फुलपरास का एक आदमी मर गया था पी के, ये खबर चली थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बराबर ये सब चीज़ें होता रहा है। ये लोग किस तरीके से मरे, वो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भेसरा रिपोर्ट जब आएगा, क्योंकि जब बाहरी आक्रमण होता है तो कटा का चोट का निशान, फटा, गोली लगा, तो एक्सटर्नल इंजरी उसको कहते हैं कि बाहर में वो जख्म बिल्कुल नहीं पाया गया। सर आँख के ऊपर एक जख्म था, वो मामूली सा स्क्रैच है, जख्म और स्क्रैच में जैसे घास आता है, तो वो उस टाइप का था। उतना स्क्रैचिंग से कोई आदमी मर नहीं सकता है, पहली बात ये समझिए। दूसरी बात इसमें क्या है कि एक्सटर्नल इंजरी का उसमें नहीं आया है रिपोर्ट में। अब क्या है कि तब हो सकता है कि क्या जहर दे के मारा गया या अत्यधिक नशा पान के कारण मृत्यु हुई, वो भेसरा रिपोर्ट में आता है। जैसे उसका जो रिपोर्टिंग होता है, पेट में से जो क्या क्या है, उसका खाना का, उसका एनालिसिस होता है, केमिकल क्या था, कितनी मात्रा में था, वो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर एक्सपर्ट होते हैं, वो ला कर देंगे, तब पता चलेगा। उसमें यदि रीजन में लिखा गया कि मौत का कारण अत्यधिक नशा पान से हुआ, तो फिर कौन उसको साजिश कर गया। अगर इसमें केस भी हो, अगर एक तो इंडिया में, अब कानूनी बात समझिए कि इंडिया में केस हो ही नहीं सकता है और खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि घटना स्थल नेपाल का है। रोशन आनंद सर कंप्लेन भी करते तो कुछ नहीं होगा। अभी नहीं, अभी उसका तरीका है कि पहले केंद्र सरकार से अनुशंसा करनी होगी, वहाँ का नेपाल का जो है सरकार, वहाँ के राजदूत के माध्यम से, नेपाल में जो अपना जो हिंदुस्तान का राजदूत है उसको तलब किया जाता है, वो तलब करके वहाँ पर रिपोर्ट भेजेंगे, उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार अपनी अनुशंसा देंगे, तब जाके कार्रवाई होगी। तो ये सब चीज़ों का, प्रक्रियाओं का पालन करना है। दूसरी बात, यहाँ डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, मान्य दाह संस्कार हो गया। तो ये सब केस में खान साहब को अभी कुछ नहीं होगा। खान साहब का एक चीज़ डैमेज हो रहा है जिसको रिपेयर करना मुश्किल होगा, उनकी छवि। और सभी लोग यही चाह रहे कि उनकी छवि, उनको कोई किसी को मतलब नहीं, उनका छवि खराब हो जाए। कि वो 2-3 कारण था, फोर्स था। एक तो मैंने बताया ना आपको कि बहुत बड़े शक्तियों का संग्रह कर रहे थे वो। अब वहाँ पर मुसलमान होकर, चूँकि हर चीज़ में हिंदू और मुसलमान वो कार्ड भी खेले। रोशन जी का ये बयान लोगों को, बहुत लोगों को सजग हो कि भाई हिंदू मुस्लिम कांड करने का क्या ज़रूरत है, कि हम सनातनी हिंदू हैं क्या, तो हिंदू हैं तो एक चीज़ हमारा है कि अगर हिंदू की बात, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पर तो कोई शहीद नहीं हुआ,
कोई ऐसा तो नहीं कि हिंदुत्व के कौम की लड़ाई थी। यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई को धर्म का कलर दिया जा रहा है, जो लोगों को समझना होगा। अगर वो हिंदू की करते हैं तो एक आज ही से घोषणा कर दे कि हमारे पास जितना हिंदू बच्चा पढ़ेगा बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाएंगे, कोई फीस नहीं लेंगे, तब लगेगा कि असली हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अगर खान साहब कहते कि हम केवल मुसलमान को ही पढ़ाएंगे और मुसलमान बच्चा जो पढ़ेगा उसको हम फीस नहीं लेंगे, तब लगेगा कि भाई जाति और धर्म तुम्हारे दिल में है। लेकिन अपनी रोटी सेकने के लिए दो कम्युनिटी के बीच में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर देना, और ये दोनों आदमी झूठ का सहारा ले रहे हैं। ये दोनों आदमी, शुरुआती दौर में खान साहब के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा कि भाई गोली चली, नहीं बोलना चाहिए, स्लिप ऑफ टंग ही सही नहीं करना चाहिए। अब ये भी आवेग में आके बोले कि मेरे भाई का मारा, हमको जेल में मारने की साथ सरासर गलत और झूठा है। आप क्या चाहते हैं सर? ये देखिए, ये चीज़ को समझिए, इसकी गंभीरता को। तीसरा शक्ति है जो लड़ा रहा है, स्क्रिप्ट कहीं से और लिखी जा रही है और ये लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ों को। आप दोनों से क्या कहना चाहेंगे अगर सलाह बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, बच्चे गांव की ओर जा रहे हैं। अगर ये बहुत मुश्किल से बिहार जिस नाम से जाना जा रहा था, कोटा में लोग बच्चों को भेजते हैं पढ़ाने के लिए, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जनरल कंपटीशन के लिए और जुडिशरी की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद लोग जाते थे। अब धीरे धीरे बिहार में परिवेश बना था खान साहब के बाद। उन्होंने मुखर्जी नगर से बच्चे शिफ्ट करके महेंद्रू की तरफ रुख किए थे, तो बिहार की इकोनॉमी से लेकर सारा चीज़ ग्रोथ और सामान्य तबके के बच्चों को भी शिक्षा मिल रही थी। अब वो डिस्टर्ब होगा तो वो पलायन करेगा, और जब पलायन करेगा तो फिर महेंद्रू में आपको छात्र नहीं नज़र आएगा। फिर वहाँ रेंट पर मकान जो रहता है मकान खाली रहने लगेगा, सब्जी कुलचा सब कुछ का असर होने लगता है। तो बड़े मुश्किल से सकारात्मक वातावरण बन रहा है। तो हर आदमी का कर्तव्य है कि वो उस लड़ाई में पार्ट बन के, मुझे नहीं लग रहा है कि दो भागों में विभाजित करना चाहिए। आपकी बातें होती हैं खान सर से, आपने नहीं की कि अभी हमने कहा है दोनों पक्षों को कि पहल करिए। इसके तीसरा आदमी जो है सो आपको उलझा रहा है। हर आदमी का अपना निजी स्वार्थ है। मैंने बताया, यूट्यूबर्स चाह रहे थे कि अपने पॉकेट के हिसाब से खान साहब को जब मन हो इंटरव्यू ले लें, वो नहीं दिए तो यूट्यूबर उसी ले नाराज। मेडिकल लाइन में आगे तो जितने डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेके सबको लगा खान साहब की एंट्री के बाद हमको भी रिड्यूस करना पड़ेगा फीस, वो लोग अलग दुश्मनी करने लगे। अंजना ओम कश्यप का मामला चल रहा था, उस पर प्रहार, सरकार विरोध नीति, सारे चीज़ शक्तियों इनके साथ खड़ा हो गया और एक आदमी है जो लड़ रहा है, और मुसलमान होना उसको बहुत भारी पड़ रहा है। अभी बहुत आसानी से किसी भी चीज़ को मॉडरेट कर दिया, मुसलमान है छोड़ो मियाँ का क्या साथ देंगे। ये टेंडेंसी क्यों भाई? एक जात न पूछो, साधु का कोई जात नहीं होता, उसी तरीके से विद्वानों का कोई जात नहीं होता है। अब्दुल कलाम कितने लोगों को सिखा कर चले गए, उनको सभी लोगों ने आज रहते तो वो भी मुसलमान होते और उनको भी उन लोग कहता कि हिंदू मुसलमान कर देता। तो समय समय और वक्त की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे। तमाम मुद्दों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।